आज हम लोग प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की जो जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा तैयार किया गया है उसका सामाजिक विज्ञान विषय का सेट 2 का दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो 5 नंबर वाला है 47 से लेकर 52 तक इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं रूपेश कुमार RK+2 स्कूल हिरनपुर पाकुड़ में सामाजिक विज्ञान विषय का शिक्षक हूँ। मेरे द्वारा यह चर्चा की जाएगी। तो हम लोग चर्चा की शुरुआत करें। 47 नंबर क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में वर्णन करें। तो इटली का एकीकरण जानते हैं, दो महत्वपूर्ण एकीकरण का घटना, एक जर्मनी का एकीकरण और दूसरा हमारा इटली का एकीकरण। पहले यानी ये इटली जो है बहुत सारे अलग अलग खंडों में, क्षेत्रों में बटा हुआ था, अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। उन सबों को एकीकृत कर कर ये जो हमारा इटली का गठन किया गया। तो जाने 19वीं शताब्दी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। 1830 में एकीकरण के लिए इटली का प्रयास हुआ। तो पहला महत्वपूर्ण प्रयास किया गया ज्यूसेप्पे मेस्सीनी द्वारा, ठीक, जो गणतंत्रात्मक दल का नेता था। और 1831 ईस्वी में क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी बहुत आएगा। 1831 ईस्वी में मेस्सीनी ने यंग इटली या उसको कहते हैं हम लोग तरुण इटली नामक संस्था का गठन किया। ठीक है, यंग इटली या तरुण इटली नामक संस्था का गठन किया और उन्होंने शिक्षा के माध्यम से एक इटली का एकीकरण करने का सोचा, लेकिन उसको सफलता नहीं मिला। फिर जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो थे काउंट काबुर। ठीक, महत्वपूर्ण व्यक्ति थे काउंट काबुर, जिन्होंने मेसिनी के बाद इटली के एकीकरण के लिए प्रयास किया। चूंकि उस समय में एक प्रमुख बाधा बनकर उभरता था फ्रांस, तो उन्होंने फ्रांस के साथ एक चतुर कूटनीतिक संधि की, जिसके माध्यम से 1859 में एक महत्वपूर्ण बाधा था ऑस्ट्रिया, उसकी सेनाओं को पराजित करने में सफलता प्राप्त की। यानी फ्रांस के साथ जो कूटनीतिक गठबंधन किया उसमें वो किया कि फ्रांस इस युद्ध में भाग नहीं लेगा अगर ऑस्ट्रिया से पराजित होता है। और ऑस्ट्रिया को उन्होंने फिर काउंट काबुर ने पराजित कर दिया और पराजित करने में सफलता हासिल की। तब धीरे धीरे इटली का एकीकरण का प्रक्रिया में तेजी आया। काबुर के बाद जो प्रमुख नाम आता है वो है गैरीबाल्डी का। तो गैरीबाल्डी ने एकीकरण की दिशा में प्रयास किए और उन्होंने उनके यानी गैरीबाल्डी के नेतृत्व में रेड शर्ट्स, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में लाल कुर्ती, यानी गैरीबाल्डी के नेतृत्व में रेड शर्ट्स यानी लाल कुर्ती आंदोलन यानी लाल कुर्ती नामक एक संस्था स्थापित किया गया। और उन्होंने 1860 ईस्वी में दक्षिणी इटली तथा उसका समुद्र तटीय जो इलाका है सिसिलियों की राजधानी में पदयात्रा की और वहां से जो स्पेन के शासक थे उनको हटाने में कृषकों का यानी किसानों का समर्थन प्राप्त किया। इटली के बाद यदि गैरीबाल्डी के बाद इटली के एकीकरण में एक प्रमुख काम किया विक्टर इमानुएल द्वितीय, है ना, विक्टर इमानुएल द्वितीय, जिन्होंने इटली के एकीकरण की दिशा में सार्थक प्रयास किए। और वही विक्टर इमानुएल द्वितीय के नेतृत्व में लास्ट में इटली का एकीकरण हमारा संभव हो पाया। ठीक, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है, मतलब जो एक तरह से कहें हमारा रेगिस्तानी भाग है, वहां पर वर्षा जल संग्रहण के लिए क्या किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है। तो राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण, चूंकि वो रेगिस्तानी इलाका है, तो वहां पर छत वर्षा जल संग्रहण का तकनीक आज से नहीं बहुत पहले से अपनाया जा रहा है। छत वर्षा जल संग्रहण का तकनीक बहुत पहले से प्रयोग किया जा रहा है, जिसके लिए वर्षा के जल को जमीन के अंदर डाल दिया जाता है। ऐसे जनरली आप ऑब्जेक्टिव में बनाइएगा, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण के लिए टांका बनाया जाता है, बड़ा बड़ा जमीन के अंदर टैंक बनाया जाता है जिसको कहते हैं टांका।
तो राजस्थान में ये जो छत वर्षा जल है उसको जमीन के अंदर डाल दिया जाता है और उसी को फिर निकाल कर हम लोग खेती में उपयोग करते हैं, है ना। कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर लिखा जमीन के नीचे बड़े बड़े टैंक बनाकर रखे जाते हैं, पहले बताया टांका कहते हैं उसको। यह टैंक सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण का अभिन्न हिस्सा होते हैं, जो घरों के ढले हुए छतों से पाइपलाइनों द्वारा जुड़े हुए होते हैं और यहाँ से जो हम लोग छत वर्षा जल संग्रह है उसको कर कर पाइपों से टैंक में पहुंचाते हैं और फिर उसका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। वर्षा जल का यानी जो ये वर्षा का पहला जल पड़ता है उसमें छत पर जो गंदगियां होती है वो आ जाती है, उसको दूसरी ओर निकाल देते हैं, उसको उस टैंक में इकट्ठा नहीं करते क्योंकि पहला पहला जब पानी पड़ेगा तो छत का गंदगी नीचे आ जाएगा, इसलिए पहला जल को निकाल दिया जाता है, नालों का सफाई किया जाता है और इस प्रकार से राजस्थान में छत वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। अब हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है लोकतंत्र में 49 नंबर क्वेश्चन में लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका एवं कार्यों की चर्चा करें। तो जाने कोई भी लोकतांत्रिक देश है वहां राजनीतिक दल का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण कार्य है। तो राजनीतिक दल का मुख्य कार्य क्या क्या है? तो राजनीतिक दल का मुख्य कार्य है, पहला काम होता है महत्वपूर्ण कार्य कि कोई भी राजनीतिक दल हो वो चाहता है कि हम सत्ता पर काबिज हो जाए, तो सरकार गठन करें। तो सरकार गठन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? चुनाव में भाग लेना पड़ेगा। यानी राजनीतिक दल का मुख्य काम है सरकार गठन के लिए चुनाव में भाग लेना और चुनाव लड़कर वो अपना कार्यक्रम रखता है और उसके द्वारा लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवार खड़ा किए जाते हैं और अपने उम्मीदवारों के लिए लोग प्रचार प्रसार करते हैं, अपने उम्मीदवारों के लिए लोग एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, चुनाव लड़कर उनके उम्मीदवार जीते, ज्यादा संख्या में वो सरकार का निर्माण करें। राजनीतिक दल देश के सामने क्या करता है? नीतियों की घोषणा करता है, भाई हम जीतेंगे तो ये नीतियां देश में लाएंगे। तो यानी राजनीतिक नीति, आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, जो भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं उनको वो अलग अलग विचारों मतदाताओं के सामने रखता है और उसको रखने के बाद अपनी पार्टी की ओर आकर्षित करने के लिए अपनी नीतियों की घोषणा करता है। राजनीतिक दल का काम होता है जनमत निर्माण करना, विभिन्न प्रकार का जो हमारा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक समूह है उसके बीच पार्टियां जनमत निर्माण का कार्य करती है, यानी जनता से जुड़े हुए ऐसे मुद्दे को उठाती है जिससे वो अपनी ओर आकर्षित कर सके। ठीक, उसके लिए वो विभिन्न प्रकार के साधनों का प्रयोग करती है, जैसे मीडिया के द्वारा, प्रेस के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा या नुक्कड़ सभाएं कर कर, या देखते हैं आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जनसंचार के सभी माध्यमों का प्रयोग करती है और अपने पक्ष में जनमत निर्माण करना चाहती है, यानी ज्यादा से ज्यादा जनता को जोड़ना चाहती है। उसके बाद हमारा लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों का काम होता है सरकार बनाना, सरकार चलाना भी। तो सरकार बनाना राजनीतिक पार्टी का प्रमुख कार्य है और जो हमारे यहाँ पर यह व्यवस्था है कि जो हमारा चुनाव होता है उसके बाद लोकसभा में, यानी संसदीय व्यवस्था में जो हमारे यहाँ पर है उसमें लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है और अपने पार्टी के बड़े नेताओं को वो मंत्री नियुक्त करता है और वो अपना नीति को आगे बढ़ाता है। राजनीतिक दल जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित करने का भी काम करते हैं, यानी राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए, नीतियों के लिए और उसका दृष्टिकोण जनता के सामने रखते हैं जिससे जनता को राजनीतिक दलों के बारे में जानने का मौका मिलता है, उसको शिक्षा मिलती है। अगले क्वेश्चन पर आए हम लोग। 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण रखती है? जानते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहेंगे? यानी ऐसी कंपनियां जो अनेक राष्ट्रों में अपनी गतिविधियों का संचालन करती है
उसको कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी, शॉर्ट में कहते हैं एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनी। जैसे हमारे यहाँ पर जाने रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। तो उसी प्रकार से ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए क्या काम करती है। अरे ऐसे देखिए आप, हम लोग मंगाते हैं अभी अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से जो सामान, तो क्या काम करती है, सारा सामान, कोई मंगा रहा है मोबाइल, कोई मंगा रहा है कूलर, कोई मंगा रहा है चप्पल, कोई मंगा रहा है कपड़ा, तो सारा चीज अमेजोन कंपनी निर्माण नहीं कर रही है। लेकिन वो क्या काम किया, वो जो विभिन्न प्रकार का जो कार्य है वो दूसरों को दे दिया, भाई तुम करो, और उसमें बीच में बड़ा कंपनी है वो एक अधिकार कर लिया, और उसके जरिए हम लोग ऑर्डर देते हैं और वो माल हमको उपलब्ध करा देता है, उसमें उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो वही काम है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिस देश में काम करेगी उसको कहेंगे मेजबान। तो मेजबान देश के लिए नुकसानदायक होती है बहुत सारा बहुराष्ट्रीय कंपनी, क्योंकि उसका प्रमुख उद्देश्य होता है लाभ कमाना, और जहां लाभ कमाना जनता का हित करना नहीं है, इसीलिए वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बड़े बड़े राष्ट्रों की कंपनियां ज्यादातर अविकसित देशों में और अल्पविकसित देशों में अपना पैसा लगाती है और वहां से लाभ अर्जित करती है, यानी अपना सामान वहां बेचती है, उसके लिए वो नुकसानदायक होता है। वहां पर जाती है छोटी छोटी कंपनियों को खरीद लेता है, या छोटी छोटी कंपनियों पर वो अपना एकाधिकार कर लेता है, अपना सामान बेचकर छोटी कंपनियां नष्ट हो जाती है। जैसे बड़ा बड़ा कंपनी में आप देखते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां सब्जी बेच रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां जनरल गुड्स बेच रही है, घरेलू सामान बेच रही है, तो वो ट्रक का ट्रक मंगा सस्ता में दे देता है, तो छोटे छोटे जो किराना दुकानदार हैं वो मार खा रहे हैं। उसी प्रकार से बड़ी कंपनियां स्थानीय उत्पादकों के लिए क्या है, नुकसानदायक होती है, क्योंकि वो छोटे उत्पादकों को अपना ऑर्डर दे दिया, कम दाम पर निर्मित करवाया और ब्रांड देकर अपना वो बेच देती है, तो उससे उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। छोटे उत्पादक को जो लाभ जाता है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जाता है। आर्थिक असमानता के लिए नुकसानदायक और हानिकारक भी है। बड़ी बड़ी कंपनियां एकाधिकार हो जाता है मार्केट पर उसका, तो छोटे छोटे लोग टिक नहीं पाते हैं, छोटी छोटी कंपनियां वहां काम नहीं कर पाती है। और ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां सभी क्षेत्रों में काम नहीं करती है, जहां कि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा, जनता के हितों के लिए काम नहीं कर रही है, वहीं पर वो पैसा लगाने में अपना रुचि रखती है, इसीलिए वो आर्थिक असमानता को बढ़ावा देता है। ज्यादातर जाने हमारे यहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई, तो बड़े उद्योगों के लिए, यानी बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं, उच्च वर्ग मध्यम वर्ग, उन लोगों का सामान निर्मित करने पर उसका ज्यादा जोर था, गरीबों के लिए जो छोटी छोटी अवस्था उस पर जोर नहीं है। तो क्या होता है, उससे हमारा आर्थिक असमानता बढ़ता है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां आती है बहुत सारे देशों में, इतना बड़ा बड़ा बहुराष्ट्रीय कंपनियां आया कि छोटे छोटे देशों का, जितना देश का पूरा अर्थव्यवस्था उससे ज्यादा बड़ा अर्थव्यवस्था किसी एक बड़ी कंपनी का है, तो वो क्या करता है, सरकार पर इतना ज्यादा दबाव डालती है कि उसके लिए वो आर्थिक और राजनीतिक रूप से हानिकारक होता है, उसकी स्वतंत्रता में बाधा हो जाती है। जबरदस्ती वो कोई ना कोई बात अपनी मनवा लेती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो उसकी संप्रभुता पर भी खतरा हो जाता है। इससे वो वहां पर बहुत बार अपने मनोनुकूल राजनीतिक दलों को सत्ता में लाने का प्रयास करती है, और उस देश में कहें जहां जाती है वो काम करने, वहां पर अस्थिरता भी पैदा कर देती है। 51 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। रॉलेट एक्ट क्या था, है ना। तो रॉलेट एक्ट क्या था और गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध किस प्रकार किया, तो जाने। ये हमारा इतिहास विषय से क्वेश्चन है कि जब हमारा भारत में गतिविधियां बढ़ रही थी, राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ रहा था, खास कर क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी, उसको रोकने के लिए सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, और उसने जो सुझाव दिया उसको जब ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल पारित कर दिया, तो उस एक्ट को कहते हैं हम लोग रॉल एक्ट। ठीक, तो ये रॉलेट एक्ट जो कानून पारित किया गया सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, यहाँ पर लिखा हुआ भी है 1918 ईस्वी में सर रॉलेट की अध्यक्षता में जो क्रांतिकारी आंदोलन को रोकने के लिए कानून बनाया गया,
और जब ये ब्रिटिश काउंसिल से पारित होकर आ गया, हम लोग उसको कहते हैं रॉलेट एक्ट। ठीक, तो यह एक प्रकार का कड़ा कानून था, इसको हम लोग काला कानून भी कहते हैं। रॉलेट एक्ट को बड़ा ही कड़ा कानून, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का भी कानून कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। इस कानून के द्वारा सरकार को राजनीतिक गतिविधि को कुचलने और जो राजनीतिक कैदी थे उनको 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए, आपको कोई पता नहीं है क्यों रखा गया जेल में बंद, है ना, आप कोई वकील भी नहीं कर सकते, अपना पक्ष भी नहीं रख सकते हैं, कोई दलील आपका नहीं सुना जाएगा। तो ये जो था, इसको जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया, इसीलिए भारतीयों ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया। गांधी जी ने इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिकों को अवज्ञा करने का घोषणा किया। रॉलेट एक्ट के खिलाफ विभिन्न शहरों में रैलियों और जुलूसों का आयोजन किया गया, अलग अलग जगह पर रैली निकाला गया, जुलूस निकाला गया। यही जानते हैं, यही रॉलेट एक्ट था और अन्य कानून था जिसके विरोध में अमृतसर का जालियांवाला बाग में एक सभा का भी आयोजन किया गया था। रेलवे कामगार भी हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद की गई, टेलीग्राफ सेवा आदि को बाधित कर दिया गया। तो ये जो रॉलेट एक्ट था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जानते हैं, अमृतसर शहर में इसी के विरोध में एक सभा का आयोजन किया गया था। हालांकि सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में किया गया था। रॉलेट एक्ट भी महत्वपूर्ण कारण था, जिसके कारण कि वहां पर जनरल डायर द्वारा गोली चलवाया गया और उस नरसंहार कांड को हम लोग अमृतसर का जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन हुआ था। आ गया है हम लोग अब 52 नंबर क्वेश्चन पर, यानी 52 नंबर क्वेश्चन पर। 52 नंबर में मानचित्र के आधार पर, ये मानचित्र दिया गया है, इसके आधार पर हम लोग को चावल उत्पादक क्षेत्र, गेहूं उत्पादक, चाय उत्पादक, कहवा और कपास उत्पादक राज्यों को दर्शाना है मानचित्र में। जाने चावल उत्पादन कई राज्यों में होता है, लेकिन हमको प्रमुख राज्य दर्शा देना है जो कि हमारा चावल का उत्पादन करते हैं। उसी प्रकार से गेहूं का उत्पादन भी बहुत जगह पे होता है। तो हमारा जो चावल उत्पादक राज्य है, प्रमुख रूप से देखें तो चावल उत्पादक राज्य जो है हमारा, वह प्रमुख रूप से चावल का उत्पादन जो यहाँ पे हम लोग दर्शा रहे हैं, ये चावल का उत्पादन हम लोग जानते हैं भारत में सबसे प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है हमारा पश्चिम बंगाल। तो भारत में सबसे प्रमुख रूप से चावल का उत्पादन कहाँ हो रहा है? पश्चिम बंगाल में। इसके अलावे अगर आ जाए हम लोग चावल उत्पादन में, तो चावल उत्पादन में यहाँ पे हम लोग दर्शा सकते हैं बिहार को भी, आप चाहें तो दर्शा सकते हैं उत्तर प्रदेश को भी, छत्तीसगढ़ भी है, तटीय भाग भी है। तो हम लोग ये मुख्य तौर पर ये चावल उत्पादक राज्यों को दर्शा रहे हैं। उसके बाद आए जो आप दर्शा दूसरे को भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं वही है, अलग अलग स्टेट है जो चावल उत्पादक राज्य आपसे पूछा गया, तो कहीं भी आप जो मुख्य जगह है वो हम लोग यहाँ चाहे तटीय भाग में भी चावल बहुत होता है, हम लोग दर्शा सकते हैं उसको। हमको ध्यान रखना होगा कि एक जगह ओवरलैप नहीं कर जाए। जो गेहूं उत्पादक राज्य है, तो गेहूं का उत्पादन वाला प्रमुख राज्य हम लोग जानते हैं, गेहूं का उत्पादन होता है प्रमुख रूप से पंजाब और हरियाणा में। तो पंजाब और हरियाणा ये हमारा क्या चीज का है? गेहूं उत्पादक राज्य। मान ली हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं ये गेहूं उत्पादक राज्य। ठीक, ये हमारा ये जो था ये हमारा चावल उत्पादक राज्य था प्रमुख रूप से, तो ये चावल उत्पादक राज्य है। अब आए हम लोग चाय का उत्पादन। तो चाय का उत्पादन जानते हैं आप, चाय का उत्पादन होता है हमारा पश्चिम बंगाल का पहाड़ी क्षेत्रों में और असम में। तो ये जो हमारा असम का ये सब भाग है हम लोग देख रहे हैं, असम हमारा प्रमुख रूप से चाय उत्पादक है। अगर राज्य पूछा गया नहीं हो तो हम लोग ऐसे जान लें, और ये हमारा पश्चिम बंगाल का ये भाग भी हमारा ये चाय उत्पादक है प्रमुख रूप से। ठीक,
ऐसे तमिलनाडु का नीलगिरी का पहाड़ी में भी चाय का उत्पादन होता है। राज्य पूछा गया तो राज्य में हम लोग प्रमुख रूप से किसको देंगे? असम को। अब हम लोग कहवा उत्पादक, कहवा मतलब कॉफी का उत्पादन। तो कॉफी का उत्पादन जो प्रमुख रूप से होता है, भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक हम लोग जानते हैं कौन सा स्टेट है? तो ये कर्नाटक स्टेट है कॉफी का। ठीक, और ऐसे जान ले हम लोग, जानने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्राजील में विश्व में सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक है ब्राजील, और ब्राजील में कहवा के बगानों को फजेंडा कहते हैं। ठीक, वहाँ साओ पालो बंदरगाह है, वह बहुत बड़ा विश्व के कहवा का मंडी कहलाता है। तो कहवा उत्पादक ये क्षेत्र हो गया हमारा कर्नाटक, ये हमारा कहवा का उत्पादक। और आज हम लोग, अब बच गया हमारा कपास उत्पादक। तो कपास उत्पादन के लिए हम लोग जानते हैं कि कपास का उत्पादन प्रमुख, कपास का उत्पादन जो प्रमुख रूप से होता है, कपास का उत्पादन, वह कपास उत्पादन के लिए प्रमुख राज्य है हमारा महाराष्ट्र, कपास उत्पादन का प्रमुख राज्य है महाराष्ट्र, गुजरात, है ना। ऐसे तो जानते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश में भी, ये मध्य प्रदेश का ही मालवा क्षेत्र में भी कपास का उत्पादन होता है। लेकिन कपास उत्पादक का प्रमुख राज्य है हमारा महाराष्ट्र और गुजरात। तो ये कौन सा उत्पादक है हमारा? कपास उत्पादक। तो हम लोग इस तरीके से चाहें, अब इसको हम लोग चाहें तो अलग अलग डाटा भी दे सकते थे, अलग अलग जगह दर्शा सकते हैं। ये प्रमुख प्रमुख राज्य है जिसको कि हम लोग दर्शा सकते हैं।